अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आगे और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर अभी तक ना किया हो तो। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग इसको लाइव चैट में देखेंगे प्रीमियर के टाइम पर वो लाइव चैट में भी आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे में हो। मतलब कि एक 3 साल का बच्चा है जिससे आप किसी भी ऐसे विषय पर बात कर पाएंगे जो उसके किस दायरे में हो, सामाजिक, भावनात्मक दायरे में, सांस्कृतिक दायरे में या फिर संज्ञानात्मक दायरे में। तो बिल्कुल एक किसी भी 3 साल के बच्चे से आप उस विषय पर बात करेंगे जो उसके संज्ञानात्मक दायरे में आता हो, जो उसके संज्ञान से संबंधित हो, जिस चीज को वो थोड़ा बहुत जानता हो। ऐसा तो नहीं है कि आप पॉलिटिक्स की बात एक 3 साल के बच्चे से करेंगे और वो उस बात को समझने लग जाएगा। नेक्स्ट है, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है। भाई सुनना और बोलना 2 कौशल हैं, अगर आपको इनका विकास करना है तो कौन सा बेहतर मेथड होगा इनमें से। फर्स्ट ऑप्शन है अंत्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना, कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, कविता याद करवा कर बुलाना या फिर कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। सुनना और बोलना दोनों को दिया हुआ है कॉमन रूप से। खुद सोचें यहाँ पर, जो आपका कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना बिल्कुल बेस्ट रहेगा। इवन यहाँ पर अगर रोल प्ले होता या ड्रामा मेथड होता वो भी बेस्ट रहता, क्योंकि बच्चे वहां पर भी सुनते हैं और फिर बोलते हैं। तो कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कहानी एज अ टीचर सुना रहे होंगे तो बच्चे सुन रहे होंगे ध्यान से, और जब आप प्रतिक्रिया जानने की बात करेंगे तो बच्चे बोलेंगे भी। तो दोनों कौशल का विकास होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है। तो अब यहाँ पर आपको लिखित भाषा के बारे में 2 विशेषताएं देखनी है, कौन सी होंगी। सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है, अचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है, चेतन स्तर पर देखी जाती है और स्वाभाविक होती है, या अचेतन स्तर पर देखी जाती है और स्वाभाविक होती है। अब खुद समझना है, लिखित भाषा है तो सचेतन तो होगी पक्का, क्योंकि कॉन्शियसली आप सीखते हैं और जब लिखते हैं ऑब्वियसली पूरा ध्यान रहता है। दूसरी है कालबद्ध होती है, मतलब कि जो जिस टाइम पर आपने लिख दी है वो काल जो है उस टाइम पीरियड में बाउंड है, टाइम बाउंड होती है। तो ये एक चीज है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है लिखित भाषा का प्रयोग, जो आपकी रिटन लैंग्वेज है उसका जो आप यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाता है, मतलब सिर्फ ऑफिस यूज के लिए, या फिर अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है, केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। खुद सोचें यहाँ पर क्या आंसर सही हो सकता है। तो अपनी अभिव्यक्ति के लिए भाषा का इस्तेमाल करना सबसे बेस्ट तरीका है, इंसान खुद को एक्सप्रेस कर पाए। भाषा का सबसे बड़ा एक प्रयोग ये हो भी सकता है, या है अगर हम कहें तो, कम्युनिकेशन में ये हमें मदद करती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है लिख करके भी बोल करके भी बेसिकली आप खुद को अभिव्यक्त कर पाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भाषा डैश डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। समझते हैं, सुनने बोलने और सोचने का, पढ़ने लिखने संप्रेषण का, सोचने महसूस करने चीजों से जुड़ने का, या फिर पढ़ने लिखने और समझने का। खुद सोचें यहाँ पर, तो भाषा आपके सोचने महसूस करने चीजों से जुड़ने का एक साधन है। नेक्स्ट है अर्थ गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। मतलब अर्थ गहनता, जो बात जिस तरह से कही गई है आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाए, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ पाए, अपने अंदर उस बात को समाहित कर पाए, तो कौन सी पद्धति बेहतर होगी। सस्वर पाठन, मौन पठन, द्रुत पाठन या फिर धीमा पाठन। तो मौन पठन शायद आपने सुना होगा, साइलेंट रीडिंग कहते हैं इसको। जब आप साइलेंट रीडिंग करते हैं, चाहे अपने घर पर करें चाहे आप स्कूल में करें, तो आपके दिमाग में चीजें ज्यादा जा रही होती हैं, आप अर्थ को अच्छे तरीके से ग्रहण करते हैं क्योंकि आप बोलने में एनर्जी नहीं लगा रहे हैं। वो एक चीज है। सस्वर पठन से होगा नहीं कुछ, क्योंकि भले ही आप स्वर के साथ पठन करते रहें लेकिन अगर आप मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन बी अलंकारिक भाषा का प्रयोग, ऑप्शन सी मधुर वाणी, या ऑप्शन डी संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। फिर से मैं वही बात दोहराना चाहूंगी यहाँ पर, और ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको यही आंसर पर ध्यान देना है, इस कॉन्टेक्स्ट पर। चाहे बोलना हो चाहे लिखना हो, एक तो बच्चे की मौलिक अभिव्यक्ति पर ध्यान देना है आपको। चाहे बोलने की बात हो चाहे लिखने की बात हो, ओरिजिनलिटी जो है उसकी, उसको निकलवा करके लाना है और खुद को एक्सप्रेस कर पाए विद ओरिजिनलिटी। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा, जिस कॉन्टेक्स्ट में जिस बात को कहना है, जिस स्थिति में, वो अगर बच्चे को समझ आ पाए, उस कौशल को अगर वो विकसित कर पाए, तो बोलना लिखना पढ़ना सब सिद्ध है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। सॉरी, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं।
अभिव्यक्तात्मक मतलब कि एक्सप्रेसिव कौशल्स, इनको ध्यान में रखना है, जिनको प्रोडक्टिव स्किल्स कह देते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है बोलना और लिखना, सुनना और पढ़ना, पढ़ना और लिखना या सुनना और बोलना। अभिव्यक्तात्मक मतलब जहां अभिव्यक्ति होगी। अभिव्यक्ति कब होगी? जब बच्चा बोल रहा होगा और जब बच्चा लिख रहा होगा, मतलब कि खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, चाहे वो बोले चाहे वो लिखे, प्रोडक्शन हो रहा है लैंग्वेज का। लेकिन अगर यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ लेते हैं, ग्राम्यात्मक कौशल पूछ ले तो कौन सा होगा आंसर? सुनना पढ़ना, पढ़ना लिखना, सुनना बोलना या बोलना लिखना? खुद सोचें यहाँ पर सही आंसर कौन सा एक हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक है, ग्राम्यात्मक मतलब जब आप ग्रहण करोगे, आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो, रिसेप्टिव स्किल है ये। सुनना और पढ़ना, पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना या बोलना और लिखना। तो भाई जब आप रिसीव करोगे तो सुनते टाइम भी आप रिसीव कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को और पढ़ते टाइम भी। तो सीधी सी बात क्या हो गई? ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाई जो आपकी रिटन लैंग्वेज है, राइटिंग स्किल्स है, उसको डेवलप करने में सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, आंखों देखी घटनाओं को लिखना। खुद सोचें, ये कम मत मिस कर देना एग्जाम में, कम लिखा हो, नहीं लिखा हो तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। जो आंसर होगा वो प्रतिलिपि होगा। फोटोकॉपी देकर के आप किसी की राइटिंग स्किल्स को बेहतर नहीं करा सकते, ये बिल्कुल ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वाणी डैश में होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। वाणी कैसी हो, मतलब किस तरह की होती है? स्थिर होती है, अस्थायी होती है, स्थायी होती है या गौड़ होती है? ये गौड़ गलत लिखा हुआ है, बताएं एक बार। वाणी जो है आपकी अस्थायी होती है, मतलब कि जिस बात को आप बोल रहे हैं, जो बोलने वाली भाषा है, उसको वाणी यहाँ पर हम कह रहे हैं। तो ये बदलती रहती है टाइम पीरियड के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, सोच के हिसाब से, तो इसलिए अस्थायी है लिखित भाषा की तुलना में। जो आपने लिख दिया है आप उसको आसानी से नहीं बदल सकते, इसलिए हम हिस्ट्री में लैंग्वेज का प्रयोग करते आए हैं, या रिटन लैंग्वेज की इसलिए जरूरत भी पड़ी कि भाई मान लीजिए अगर आपने कल को कोई प्रॉपर्टी ही सेल की है या कुछ खरीदा है, तो आप किस बेसिस पर बोलेंगे कि वो चीज वैलिड है। इसलिए राइटिंग जो है उसको ज्यादा स्थायी, स्टेबल फॉर्म माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाई उच्च प्राथमिक स्तर पर मतलब कि आपका जो अपर प्राइमरी लेवल है, वहां पर कौन सा एक मेन उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव होगा? साहित्यिक विधाओं में रचना करना, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना या भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना। खुद सोचें, यहाँ पर अपर प्राइमरी लेवल पर मेन ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो वो उस कॉन्टेक्स्ट से एक तो उसका व्याकरण भी वाइकेरियसली सीख लेते हैं, मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से, और दूसरा नियमबद्ध जो प्रकृति है लैंग्वेज की, किसके बाद क्या इस्तेमाल होता है, भाई सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, कर्ता के बाद क्रिया आती है, ये सारी चीजें वो समझ पाएंगे, भाषा को पढ़ पढ़ के नियमबद्ध प्रकृति को समझ पाएंगे। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, ना कि व्याकरण वगैरह को या साहित्यिक विधाओं को रटाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आगमन विधि में हम पढ़ते हैं। आगमन विधि खुद सोचें, अब यहाँ पर इंग्लिश वालों को मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि दिक्कत होगी उन्हें पेपर में। उदाहरणों से नियम की ओर जाना, नियमों से उदाहरण की ओर जाना, भाषा से व्याकरण की ओर जाना या व्याकरण से भाषा की ओर जाना। खुद सोचें आगमन विधि में क्या पढ़ते हैं हम? तो उदाहरणों से नियम की ओर जाना मतलब कि इंडक्टिव मेथड है ये आगमन विधि, मतलब इंडक्टिव, निगमन मतलब डिडक्टिव, तो इसको भी ध्यान में रखें। एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं हम हमेशा इंडक्टिव में, और लेट्स लर्न पर हम इस तरह से बहुत ज्यादा पढ़ते भी हैं, हम पहले चीजों को समझते हैं फिर रूल तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट है, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि, भाई बेहतर जो तरीका होगा पढ़ना सिखाने का बच्चे को क्या होगा? चित्र के साथ अनुमान लगाना सीख जाएंगे बच्चे, बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सकेंगे, सबसे पहले वर्ण की पहचान करना सीखेंगे, या फिर 12 खड़ी अच्छी तरह से याद करेंगे। खुद सोचें, जो आपकी वर्णमाला है उसको याद कर लें या चित्र के साथ अनुमान लगा लें, कौन सा एक बेहतर तरीका या अच्छा तरीका होगा पढ़ना सीखने का? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले वर्ण की पहचान करना सीखेंगे। ठीक है, आप रिकॉग्नाइज तो कर पाए एटलीस्ट अल्फाबेट को, वो सबसे बेहतर रहेगा। और वो एक चीज है, डायरेक्ट आप चित्र के साथ अनुमान तो नहीं लगा पाएंगे जब तक आपको पहले से ही वर्ण की पहचान थोड़ी बहुत नहीं है या इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, तो चित्र के साथ तो हो सकता है आपके लिए वो इररिलेवेंट हो जाए। तो बेहतर तरीका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए लास्ट, बच्चों की भाषाई प्रगति का निरंतर आकलन और लेखन पोर्टफोलियो के रूप में होना चाहिए, क्योंकि? तो भाषाई प्रगति जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, लैंग्वेज का प्रोग्रेशन है बच्चे के अंदर, उसको आप किस बेसिस पर पोर्टफोलियो के रूप में क्यों करना चाहेंगे? यह शिक्षकों को व्यस्त रखने का एक साधन है, यह साक्ष्य को सुरक्षित रखने का एकमात्र साधन है, यह बच्चों की तुलना करने में मदद करता है, या फिर यह क्रमिक प्रगति को बताता है? खुद सोचें यहाँ पर क्या आंसर सही होगा।
तो बिल्कुल जो पोर्टफोलियो है वो काम करता है, यह क्रमिक प्रगति को बताता है। जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है, आपकी डेली एक्टिविटीज में बच्चा जिस भी काम में इन्वॉल्व है, सारी जो कहानी है, सारा लेखा जोखा आपको पोर्टफोलियो के अंदर मिल जाएगा। तो जो डी ऑप्शन है यहाँ पर बेस्ट आंसर